everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are starting a new book, 6th class की history का chapter 1, what, where, how and when. So आज हम क्या है history की शुरुआत करेंगे, क्लास 6 की history chapter 1 पढ़ेंगे आज और फिर इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. What can we know about the past? हिस्ट्री आपके करिकुलम में जो है 6th क्लास में हिस्ट्री आर पास्ट करके बुक है, तो वही हम जो है आज से उसी की शुरुआत करेंगे. चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज, बेसिक्स कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे इस क्लास में, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे. तो पहला टॉपिक क्या है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि हम क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, है ना. हमें हिस्ट्री पढ़नी है, पास्ट के बारे में जानना है, तो हम क्या क्या जान सकते हैं. देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं हम कि पास्ट में, हिस्ट्री में लोग क्या खाते थे, फाइन, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, किस टाइप के घरों में रहते थे. तो इन चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं सोर्सेस से. We can find about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artist, musician and scientist. तो हम इन लोगों के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं कि उस टाइम पे हंटर्स की लाइफ कैसे थी, हर्डर्स की कैसे थी, क्राफ्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट, रूलर्स, फार्मर्स, आर्टिस्ट, इन सभी की लाइफ उस टाइम पे कैसी थी, इनके बारे में हम जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ एंड द सॉन्ग्स दे सैंग. उस टाइम पे बच्चे क्या गेम्स खेलते थे, किस टाइप की स्टोरीज पढ़ते थे, कैसे प्लेस देखते थे, कैसे गाने गाते थे. तो इन सभी के बारे में भी हम जान सकते हैं. तो इन सभी की क्या है, हम इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. यहाँ पे हम नर्मदा की बात कर रहे हैं, सॉरी टाइपिंग एरर है. जो नर्मदा रिवर है वहाँ पे लोग जो है काफ़ी हज़ारों सालों से रह रहे थे. सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स. हम मैप में देखते हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ पे है. ये रिवर आपको दिख रही है, ये जो लाइन है ये क्या है, नर्मदा रिवर है, फाइन. तो हमने बोला कि हज़ारों साल पहले से लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे नर्मदा पे, फाइन. ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर हज़ारों साल पहले से लोग यहाँ पे रहना शुरू हो गए थे. कौन थे वो लोग? उनमें से एक सेट जो था उन लोगों में से वो था गैदरर्स का. गैदरर्स यहाँ पे रहते थे नर्मदा नदी के किनारे. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. जो गैदरर्स यहाँ पे रहते थे नर्मदा रिवर के बैंक्स पे, उनको पता था कि यहाँ पे जो है बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट हैं. तो वो गैदरर्स थे. क्या गैदर करते थे? रूट्स को, फ्रूट्स को, और जो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होता है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको वो कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए. तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, हमने शुरुआत कहाँ से करी कि हम उन लोगों के बारे में क्या क्या जान सकते हैं. दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि वो लोग कहाँ रहते थे. तो अर्लीस्ट ट्रेस जो हमें मिला वो ये मिला कि नर्मदा रिवर के बैंक्स पे लोग रहते थे. कौन लोग थे वो?
गैदरर्स थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, उनके पास स्किल थे, उनको पता था कि क्या कलेक्ट करना है, कौन से रूट्स कलेक्ट करने हैं, कौन से फ्रूट्स, कौन से फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने हैं। फाइन। They also hunted animals. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. जो gatherers थे और प्लस वो क्या थे, hunters भी थे। फाइन। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे hunters and gatherers का ही है। तो वो क्या है, gatherers जो थे वो एनिमल्स को हंट भी करते थे, शिकार भी करते थे अपने खाने के लिए। और जो एग्रीकल्चर यहाँ पे शुरू हुआ, जो क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ले, यहाँ पे जो क्रॉप्स होते थे वो लगभग 8,000 ईयर्स पहले शुरू हुआ एंड वो भी इसी रीजन के आसपास था, नर्मदा के आसपास। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. तो एक चीज़ और आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, lived in villages। तो ये क्या थे, रूरल पीपल थे, रूरल सेटलमेंट था। फाइन। एक हम हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वो क्या है, अर्बन सेटलमेंट, शहर का सेटलमेंट। तो यहाँ क्या है, लोग गांव में रह रहे हैं, भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, गाय रख रहे हैं, एनिमल्स रख रहे हैं, डोमेस्टिकेट मतलब उनको पाल रहे हैं। तो ये क्या है, रूरल सेटलमेंट का पिक्चर है। दूसरा क्या है, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। कौन सी क्रॉप्स को, व्हीट एंड बार्ले को। कब शुरू हुआ, 8,000 ईयर्स पहले। The places where rice was first grown are to the north of Vindhyas। फिर से मैप देखते हैं, ये जो मैप है, विंध्यास, ये माउंटेन्स आप देख रहे हो ना, ये विंध्यास है। तो राइस बोला कि सबसे पहले नॉर्थ ऑफ विंध्यास शुरू हुआ था। राइस का कल्टीवेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, विंध्यास के नॉर्थ में, विंध्यास से ऊपर। फाइन। लोग सबसे पहले कहाँ सेटल हुए, नर्मदा के बैंक्स में, नर्मदा के आसपास। राइस का कल्टीवेशन कहाँ शुरू हुआ, विंध्यास के ऊपर। फाइन। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। जैसे जो बाकी रिवर्स भी हुई हैं, वहाँ पे भी धीरे धीरे क्या हुआ, सेटलमेंट शुरू हुआ। बाकी कौन सी रिवर्स हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, रावी, ब्यास, सतलुज, ये यमुना, गंगा, चंबल, सोन, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी। तो ये यहाँ पे गारो हिल्स। फाइन। ये गंगा रिवर। तो ये क्या है, लोग जो है वाटर के सोर्स, जहाँ पानी का सोर्स हो ना, जहाँ पानी होता था उसके आसपास सेटल होना ज़्यादा प्रेफर करते थे। फाइन। तो इसीलिए वो क्या है, नदी के आसपास आके सेटल होते थे। तो धीरे धीरे इन सब नदियों के आसपास सेटलमेंट शुरू हुआ, लोग आके यहाँ पे धीरे धीरे रहने लगे और धीरे धीरे जो है सिटीज़ बनने लगी। About 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast। जैसे हमने देखा कि गंगा और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ पे भी सिटीज़ डेवलप हुई। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये गंगा है। फाइन। एंड ये यमुना, गंगा की ट्रिब्यूटरी, चंबल अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यहाँ पे सोन, ये यहाँ पे ये रिवर घाघरा एंड ये गंडक, ये सारी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इस रीजन में सेटलमेंट शुरू हो गया, धीरे धीरे लोग यहाँ आके रहने लगे। कब, अराउंड 2,500 ईयर्स अगो। फाइन। तो लोग यहाँ पे करीब 2500 साल पहले रहकर मतलब रहना शुरू हो गए। फाइन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सिटीज़ डेवलप हुई रिवर बैंक्स पे, लोग जो है रिवर्स के आसपास आकर रहने लगे। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad। ये पॉइंट देखिए आप,
पुराने टाइम पे वो जो एरिया था इन रिवर्स के पास एंड साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज मगध। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एम्पायर रहा है ये मगध। साउथ ऑफ गंगा, ये जो नीचे वाला रीजन था ना गंगा के साउथ में, ये कौन सा एरिया था? इस एरिया को बोला मगध। पार्ट ऑफ यूपी, पार्ट ऑफ बिहार, ये इसमें इंक्लूडेड था एंड ये बहुत ही प्रोमिनेंट एम्पायर हुआ है आगे जाके। इस रीजन को क्या बोला गया? ये है मगध का एम्पायर। मगध बोला गया साउथ ऑफ गंगा के रीजन को। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. जो मगध जो एस्टेब्लिश किया किंगडम, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। फाइन, इसके रूलर्स जो है बहुत पावरफुल हुए, बहुत ही बड़ा किंगडम इन्होंने इस्टेब्लिश किया। और लोग जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करते थे। ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी हम यहाँ पे इस गांव में रह रहे हैं तो हम यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं था। इन सर्च ऑफ सो मैनी थिंग्स पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। Men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like floods or droughts. Sometimes men marched in armies conquering others' land. लोग जो men and women जो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो अपने लाइवलीहुड की सर्च में, ताकि उनको बेटर कुछ वहाँ पे रहने का खाने का मिल सके, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे। कई बार क्या है कि डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे मान लो वो नदी के किनारे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई नदी में, तो उन्हें तो वहाँ से जाना पड़ेगा। तो कई बार नेचुरल रीजंस की वजह से भी वो मूव करते थे। किसी रीजन में ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ से भी उन्हें मूव करना पड़ता था। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैन एंड वुमेन यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कई बार क्या है कि मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कई बार जैसे एक आर्मी बनाकर, बहुत सारे मैन जो हैं एक आर्मी बनाकर दूसरे की लैंड पे जाके कॉन्कर करेंगे एंड वहाँ पे कैप्चर करके वहाँ रहना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है मोबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मूवमेंट ज़्यादा था। Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from one place to other, and religious teachers walked from village to village, town to town. All these led to sharing of ideas between people. इससे हुआ क्या कि मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हो, यहाँ से फिर आप तीसरी जगह पे मूव कर रहे हो, यहाँ से फिर फोर्थ जगह पे मूव कर रहे हो, तो हो क्या रहा है इस मूवमेंट में? इस मूवमेंट में क्या है कि अगर यहाँ से लोग यहाँ जाएंगे तो उनके जो आइडियाज़, उनके जो बिलीफ, उनके रिचुअल्स, उनकी कुछ चीज़ें उनके साथ यहाँ भी ट्रैवल करेंगी। फाइन, अगर हम लोग जहाँ पे ट्रैवल करेंगे, हमारे आइडियाज़, हमारे कल्चर भी तो हमारे साथ ट्रैवल करेगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ फिर कुछ आइडियाज़ मिक्स होंगे, फिर यहाँ वाले यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ ट्रैवल करेंगे। तो इससे क्या हो रहा था? शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। लोग ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रहे थे, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहे थे, तो आइडियाज़ जो है शेयर हो रहे थे। फाइन, और लोग कैसे मूव करते थे? जैसे मर्चेंट्स, जो ट्रेडर्स थे, जो सामान जिनके पास था, वो एक जगह से मान लो उन्हें कोई सामान लाना है, फिर दूसरी जगह पे बेचना है, तो वो मूव करते थे। शिप्स जो है, मान लो कुछ सामान कहीं दूसरी जगह से आया, फिर उसको दूसरी जगह पे बेचना है, तो इस तरह से सामान भी मूव करता था। कुछ रिलीजियस टीचर्स हैं, जैसे मान लो कोई प्रीस्ट या कोई मॉन्क कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर वहाँ थोड़े दिन रुकेंगे, लोगों को प्रीच करेंगे, फिर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे। नॉर्मल मैन एंड वुमेन मूव करते थे, फिर रिलीजियस टीचर्स मूव करते थे, मर्चेंट्स मूव करते थे, आर्मीज मूव करती थी। तो इस तरह से क्या था? मूवमेंट था। ओके, These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food.
over several hundreds of years. तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट से लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पे गए तो उनके कल्चर्स मिक्स हुए, उनके आइडियाज शेयर हुए, थॉट प्रोसेस जो है उन्होंने अपना शेयर किया, तो कल्चरल ट्रेडिशंस में चेंज आया। जो पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। मान लो मुझे कोई चीज़ आती है, मैं कहीं पे जाऊंगी, मैं वो सिखाऊंगी, मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ से भी मैं कुछ सीख कर आऊँगी, है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि लोग एक दूसरे से चीज़ें सीख रहे थे एंड सिखा रहे थे। तो अलग अलग म्यूज़िक कैसे कंपोज करते हैं, खाना अलग अलग कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से क्या हुआ, इवॉल्व हो रही थी सोसाइटी। फाइन, क्या हो रहा था, सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, कल्चरल ट्रेडिशंस इवॉल्व हो रहे थे, लोग नई नई चीज़ें सीख रहे थे। नेम्स ऑफ द लैंड्स। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम हमारी कंट्री के लिए दो वर्ड्स जो कि यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, इंडिया एंड भारत। ये क्या है, ये वर्ड्स हैं जो हमारी कंट्री को डिनोट करते हैं, हमारे इंडिया के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। फाइन, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडिया जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, इंडिया आया है इंडस रिवर से। इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर से वर्ड आया इंडिया। फाइन, इंडस से हमारा इंडिया जो है वर्ड इंडिया बना है। और इंडस क्या है, इंडस को हम हिंदी में बोलते हैं ना, सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो सिंधु ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये संस्कृत टर्म से डिराइव हुआ। तो इंडस क्या है, हिंदी संस्कृत में सिंधु है, सिंधु नदी को इंडस बोला एंड इंडस से क्या बना, इंडस से बना इंडिया। तो दिस इज हाउ द टर्म इंडिया हैज़ कम। कोई आपसे पूछे कि इंडिया कहाँ से आया, इंडिया आया इंडस से। इंडस क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. Iranians और Greeks जो आए लगभग 2500 years ago, हम फिर से मैप पे जाते हैं। आप ये देखिए मैप, ये क्या, इंडस रिवर को आप देखिए, आई विल हाईलाइट इट। इंडस रिवर को अगर आप देखते हैं, ये जो इंडस रिवर है, फाइन, इंडस रिवर इरानियंस एंड ग्रीक्स, इरानियंस और ग्रीक यहाँ से आए, नॉर्थ वेस्ट से आ रहे। फाइन, इंडस रिवर के बारे में उनको पता था। तो इरानियंस और ग्रीक्स जो आए उन्होंने क्या बोला कि इस रिवर के जो ईस्ट में, इस रिवर के ईस्ट में जो ये वाला लैंड है ये क्या है, इंडिया है। फाइन, इंडिया, उन्होंने एग्जैक्टली इंडिया नहीं बोला, टर्म बोला उन्होंने हिंदोस। हिंदोस कहाँ से आया, इंडोस। इंडोस इज इंडस ओनली। तो सबसे पहले किसने ये टर्म कॉइन किया, इरानियंस एंड ग्रीक्स ने। उन्होंने बोला कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के ईस्ट में इस साइड ये जो लैंड है ये क्या है, इंडिया। और वर्ड क्या दिया, हिंदोस या फिर इंडोस। तो ये किसने, ये टर्म किसने कॉइन किया, ये टर्म कॉइन किया इरानियंस एंड ग्रीक्स ने। फाइन, उन्होंने बोला कि इंडस के जो ईस्ट में जो लैंड है, जो जगह है, वो है इंडोस या फिर हिंदोस। तो ये सबसे पहले टर्म किसने कॉइन किया, इरानियंस एंड ग्रीक्स ने।
The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. ऋग वेदा हमारा क्या है? ओल्डेस्ट वेद है. फाइन, ये क्या है? ओल्डेस्ट. इसमें मेंशन्ड है कि कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उनको इनिशियली उनको बोला गया कि वो भारत. भारत क्या है? ये क्लैन है. क्लैन या फिर हम ट्राइब भी कह सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि हमने पुरु कम्युनिटी इज अ बेटर वर्ड. कम्युनिटी, ठीक है. जना, तो ये क्या है? भारत वर्ड किसके लिए यूज हुआ? कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, उनको बोला गया कि ये भारत है. लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री. बाद में क्या बोला? बाद में हमारी कंट्री के लिए ये वर्ड यूज होने लगा. इनिशियली एक क्लैन, ट्राइब, कम्युनिटी के लिए ये वर्ड यूज हुआ, और जो जिसका मेंशन ऋग वेदा में भी है, एंड बाद में ये हमारी कंट्री के लिए यूज होने लगा. Finding out about past. There are several ways of finding about the past. One is to search for and read books that were written long ago. अगर हमें पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता करना है तो बहुत सारे तरीके हैं. उसमें से एक तरीका क्या है कि हम उन बुक्स को पढ़ें जो कि उस टाइम पे लिखी गई हैं. मान लो कोई बुक है जो से 2000 ईयर्स पहले लिखी गई है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है. अभी हम देखेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है. तो अगर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है जो 2000 साल पहले लिखी गई है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना, कि उस टाइम पे इस बुक में क्या क्या लिखा गया था, किसके बारे में लिखा गया, उस टाइम पे क्या क्या होता था. तो एक तरीका ये है पास्ट को जानने का, कि हम बुक्स पढ़ें जो उस टाइम पे लिखी गई थी. These are called manuscripts because they were written by hand. This comes from the Latin word manu meaning hand. Manu क्या है? Hand. इसलिए manuscripts. Manuscripts क्या हुई? Hand written books. Fine. जो उस टाइम हैंड रिटन बुक्स थी, जो हाथ से जो बुक्स लिखी गई, स्क्रिप्ट्स लिखी गई, उनको बोला गया मैन्यूस्क्रिप्ट्स. इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूजुअली क्या, पाम लीफ, पाम के पत्ते पे लिखते थे, या किसी स्पेशली ट्री के बाग पे लिखते थे जो कि हिमालयाज में होता था. तो किन्हीं स्पेशल चीज़ों पे ही ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था. हर एक पत्ते पौधे पे तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए कुछ स्पेशल लीव्स थी जिस पे ये लिखा जाता था. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of king, medicine and science. Besides, there were epics, poems and plays. इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या कंटेंट होता था, किसके बारे में होती थी ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स? तो कुछ रिलीजियस टॉपिक्स के बारे में, मान लीजिए कोई राजा हुआ, उनकी लाइफ कैसी थी उसके बारे में मैन्यूस्क्रिप्ट है. मेडिसिन कैसी थी उस टाइम पे, साइंस कैसा था उसके बारे में बुक्स हैं. और कुछ जैसे एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये भी लिखी गई. तो ये सभी टॉपिक्स पे जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिलती है. जैसे ये एग्जांपल है एक मैन्यूस्क्रिप्ट का. अ पेज फ्रॉम पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. दिस मैन्यूस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो. 1000 साल पहले जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया था पाम लीफ पे. द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स टू सी अ बिच बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट. मान लीजिए एक पाम लीफ, एक पाम के पत्ते पे मैंने एक पेज लिख दिया, तो ऐसे ही बहुत सारे पेजेस को इकट्ठा करके बाइंड करके एक बुक बनती थी. तो इस तरह से जो है मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी. मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल. जिस टाइम लोकल लैंग्वेज जो लोग यूज़ करते थे वो कौन सी थी? प्राकृत. कुछ जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्राकृत और तमिल में भी लिखी गई, लेकिन मोस्टली जो है संस्कृत में लिखी गई.
ये उस टाइम पे जो संस्कृत थी ये आज की संस्कृत नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट है। उस टाइम पे ओल्ड संस्कृत, वैदिक संस्कृत थी, ये आज की संस्कृत से डिफरेंट है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। एक तरीका हमने पास्ट को पढ़ने का क्या किया कि बुक्स, ये हमारे पास पहला मेथड था कि हम पास्ट को स्टडी कर पाएँ। दूसरा क्या है, इंस्क्रिप्शंस। फाइन, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। मान लीजिए कि एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कोई एक राजा है। फाइन, राजा के किंगडम में कोई एक स्टोन, कोई एक पत्थर है, इसने इस पे कुछ लिखवा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसने उस पत्थर पे, उस मेटल पे कुछ चीज़ एनग्रेव करवाई है, तो ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है। और ये भी हमारे लिए एक सोर्स है। सोर्स कैसे कि हमें, अगर हम ये इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हम डिकोड करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि उस टाइम पे राजा ने या किसी पर्सन ने क्या लिखा, उसके क्या मोटिव्स थे, कैसे सोसाइटी थी, क्या होता था उस टाइम पे। तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स है पास्ट को जानने का। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well where men and women recorded what they did. For example, kings often kept records of victories in battle. मान लो ये एक इंस्क्रिप्शन है, कोई एक किंगडम है राजा का, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन, एक गुदवा के वहाँ राजा ने लिखवा दिया कि मैंने ये बैटल्स लड़े और मैंने ये सारे बैटल्स जीते। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस किंगडम में किंग कैसा था, काफ़ी ब्रेव था, उसने ये बैटल्स हुए और ये जीते। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। तो ये क्या है, हमारे लिए सोर्स है। तो उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस जो हुए, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हुई, उससे हिस्टोरियंस डिकोड करते हैं। There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. तीसरी चीज़, जो तीसरा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो उस टाइम पे बने और ऑब्जेक्ट्स जो उस टाइम पे यूज़ होते थे, उनको कौन स्टडी करता है? आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो, एक फील्ड ऑफ स्टडी है आर्कियोलॉजी, जो ह्यूमन पास्ट के बारे में है। फाइन, तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन हुए? जो स्टडी करते हैं ह्यूमन पास्ट को विद द हेल्प ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। मान लो जैसे हंटर्स एंड गैदरर्स हुए, उस टाइम जो टूल यूज़ करते थे, मान लो वुड के या बाकी किसी स्टोन के, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया एंड उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे ये चीज़ें यूज़ होती थी। An old inscription, this inscription dates to about 2250 years ago and was found in Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the orders of a ruler named Ashoka. अशोका आप सबने सुना होगा कि कितने महान राजा रहे हैं, अशोका द ग्रेट। तो उन्हीं का ये एक इंस्क्रिप्शन है। हम तो इसे डिकोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिला? कांधार में। कांधार कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। तो ये अशोका ने एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। कितना पुराना है? ये लगभग 2000 साल पुराना है एंड इस टाइप का जो है इंस्क्रिप्शन हमें मिला है ये। When we write anything, we use a script. Scripts consist of letters or sign. When we read what is written or speak, we use a language. This inscription was written in two different scripts and languages, Greek and Aramaic, which were used in this area. ये जो इंस्क्रिप्शन जो हमने अभी देखा, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है, ग्रीक और अरामिक में। तो ये उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी ना, आप ये देखो कि यहाँ तक तो आपको एक सिमेट्री मिलेगी, यहाँ तक सेम दिख रहा है ना कुछ, उसके बाद ये कुछ अलग लैंग्वेज है। तो ये क्या है? दो लैंग्वेजेस में लिखा गया, ग्रीक एंड अरामिक। जिस रीजन में जो लैंग्वेज बोली जाती थी, उसी रीजन के हिसाब से ये इंस्क्रिप्शंस होते थे। They study the remains of buildings made of stone and brick, paintings and sculpture.
आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि मान लो कोई पुरानी बिल्डिंग जो उस टाइम में थी, उस टाइम जो स्टोन्स हुए, जो ब्रिक्स थी, जो पेंटिंग्स थी, उसको स्टडी करेंगे क्योंकि वो पुराने ऑब्जेक्ट्स थे उस टाइम के। वो एक्सकेवेट भी करते हैं, डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के नीचे, जैसे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो अर्बन सेटलमेंट था, वो आर्कियोलॉजिस्ट को लाइक जब उन्होंने डिग किया सरफेस को, तब उन्हें वो सेटलमेंट मिला। जैसे कुछ टूल्स मिले, वेपन्स मिले, पॉट्स मिले, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सभी क्या है, एविडेंस हैं। और ये कौन स्टडी करता है? आर्कियोलॉजिस्ट इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं हमारे पास्ट को जानने के लिए। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal. इनमें से कुछ चीज़ें कुछ पत्थर की बनी हो सकती है, कुछ मेटल की हो सकती है, कुछ बोन्स की हो सकती हैं। बोन्स किसकी? एनिमल्स की, जैसे बर्ड्स, फिशेस। तो उस टाइम पे जैसे मान लो जो हंटर्स थे, किसी एनिमल का शिकार किया उन्होंने, फिर उसकी बोन रह गई, उस बोन को क्या एज एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि उस टाइम पे लोग क्या हंट करते थे, क्या खाते थे। जैसे एनिमल्स की बोन मिली है, बर्ड्स की बोन मिली है, फिशेस की बोन्स मिली हैं, तो उस टाइम पे जो लोग हैं इन सब एनिमल्स को खाते थे। जैसे कि एग्जांपल है, ये एक पॉट मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, एंड उस साइड पे आप देखिए जैसे सिल्वर कॉइन है यहाँ पे, तो कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो। 2500 साल पहले कुछ तकरीबन ऐसे कॉइन्स जो है यूज़ होते थे, और ये सभी जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए हैं। वन पास्ट ऑफ मैनी। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? आर पास्ट। हमारी जो बुक का टाइटल है वो आर पास्ट है, मतलब ये प्लूरल है, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल पास्ट है। पास्ट हियर इज अ प्लूरल वर्ड। The word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. अलग अलग लोगों के लिए ये जो पास्ट है ये अलग अलग था। राजा के लिए ये पास्ट अलग था, जो नॉर्मल लोग थे उनके लिए पास्ट अलग था, जो गरीब लोग थे उनके लिए पास्ट अलग था, आर्टिस्ट के लिए अलग पास्ट था, मर्चेंट्स के लिए अलग पास्ट था। हर एक का कोई कॉमन पास्ट नहीं था, इसलिए जो है हमने यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया, past is in plural. For example, the lives of herders of farmers were different from those of kings and queens. The lives of merchants were different from those of craftsperson. एक राजा की जो लाइफ है वो एक फार्मर से अलग थी, सेम कैसे हो सकती है? दे आर टू डिफरेंट थिंग। और जो मर्चेंट्स की लाइफ है, जो एक जगह से दूसरी जगह से मूव करते थे, उनकी लाइफ जो है क्राफ्ट्स पर्सन, जो आर्टिस्ट थे, उनसे अलग थी। तो इन सभी के जो है लाइफ्स अलग अलग थी, इन सभी के पास अलग अलग थे। ये इवन आज के कॉन्टेक्स्ट में भी ट्रू है। जैसे अंडमान आइलैंड्स का जो ग्रुप है, वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खाने के लिए आज भी फिशिंग, हंटिंग करते हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं। मतलब आज भी वहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करके उसको खाते हैं, हंट करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रास्ट में अगर आप सिटी में रह रहे हो तो क्या आप ये सब करोगे? आप तो नहीं जाओगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने, आप हंट तो नहीं करोगे। तो एक सिटी में जो पर्सन रह रहा है और जो एक अंडमान आइलैंड्स में जो पर्सन रह रहा है, क्या इन दोनों की लाइफ सेम है? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो जब आज लाइफ सेम नहीं है तो इतने साल पहले भी लाइफ सेम नहीं थी, हर एक की लाइफ जो है डिफरेंट थी। तो इसलिए हमने बोला कि इसलिए इस बुक का जो टाइटल है पास्ट, पास्ट इज इन प्लूरल। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। जैसे आज हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, ऐसे ही उस टाइम भी डिपेंडेंस थी। We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept record of their victories. मान लो कोई राजा है और एक कोई पुअर पीपल, फाइन, एक कोई गरीब है। तो राजा ने जो बैटल्स लड़ी, जो राजा के किंगडम में उस टाइम पे जो हुआ, उस सभी की हिस्ट्री अवेलेबल है। पर क्या इस बंदे के साथ जो हुआ, इसकी लाइफ में जो हुआ,
उसकी हिस्ट्री अवेलेबल है, उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। हमें नहीं पता ना कि कॉमन लोग उस टाइम पे कैसे रहते थे, उनकी क्या लाइफ्स थी, हमें उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो हमें इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस थे, वेरियस सोर्सेस थे और रिकॉर्ड्स थे इन चीज़ों के। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, इन सभी के जो हैं रिकॉर्ड्स हमें नहीं पता है, तो हमें इनकी लाइफ के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। What do dates mean? डेट्स यहाँ पे क्या मतलब, जैसे आज अगर हम बोलें कि आज क्या डेट है तो आप आज की एग्जैक्ट डेट दे दोगे ना, डेज में, मंथ्स में एंड ईयर में। तो आज की आप एग्जैक्ट डेट दे दोगे, उस टाइम पे डेट्स क्या थी। तो डेट्स को काउंट करने के लिए जनरली हम क्या लेते हैं, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जो है हमारा मार्क है, मार्क किस चीज़ का, कि यहाँ से जो है ईयर्स की स्टार्टिंग होगी। जैसे 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर ये जो ईयर है यहाँ पे आप मानो कि यहाँ पे बर्थ हुआ है जीसस क्राइस्ट का, तो ये जो साल आएंगे ये क्या है, आफ्टर, और इधर वाले क्या है, बिफोर। तो ये साल क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के इतने साल बाद। तो अगर यहाँ पे 2000 ईयर है तो इसका क्या मतलब है कि 2000 साल बाद, किसके बाद, आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे अगर बिफोर है तो मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो इस तरह से क्या है, हम डेट्स डिफाइन करते हैं। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC. अगर हम यहाँ पे इस ईयर को जो है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मान ले तो यहाँ वाले आगे वाले ईयर्स और ये मतलब बिफोर वाले, तो ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट BC, और ये क्या है, AD, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो इस तरह से हम ईयर्स को जो है काउंट करते हैं। ये बैकवर्ड मोशन में शुरू होता है एंड ये फॉरवर्ड मोशन में शुरू होता है। सो लेटर्स विथ डेट्स, BC we have seen stands for before Christ. You will see sometimes find AD before dates. जैसे अगर हम AD का क्या मतलब है, एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे हमने बात करी कि 2000 अगर ईयर है तो हम क्या बोलेंगे कि ये 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो हम इसको 2000 AD भी लिख सकते हैं। फाइन, तो इस तरह से क्या है, ईयर्स हम इस तरह से एस्टिमेट करते हैं। So 2005 can also be written as AD 2005 and इसका क्या मतलब है कि 2005 ईयर्स बाद में, किसके बाद में, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद में। समटाइम्स CE भी यूज होता है इंस्टेड ऑफ AD एंड BC इंस्टेड ऑफ BC। तो अगर ये जो है बर्थ ईयर है तो आफ्टर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आफ्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं AD, एनो डोमिनी एंड CE, ठीक है। और इधर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं BC या फिर BCE। फाइन, तो ये क्या है, ईयर्स का क्लासिफिकेशन है। CE का क्या मतलब है, कॉमन एरा, और BCE का क्या मतलब है, बिफोर कॉमन एरा। तो कॉमन एरा ये है, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा। तो आप जैसे ईयर्स पढ़ते हो ना कि 1120 AD, इसका क्या मतलब है कि 1120 आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। AD मतलब आफ्टर एंड BC मतलब बिफोर। जैसे हम ये पढ़ते हैं ना कि लेट ऋग्वेदिक पीरियड था, ये 1000 BC था, तो मतलब 1000 साल पहले, बिफोर द क्राइस्ट। फाइन, तो इस तरह से जो है ईयर को इंटरप्रेट किया जाता है। थ्रू आउट हिस्ट्री हम यही नॉर्म जो है फॉलो करते हैं, और आगे सारे लेक्चर्स में अगर मैं BC या AD बोलती हूँ तो यू हैव टू रिलेट विद दिस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने वेरियस चीज़ें देखी
कि हम जो है पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, उन लोगों के बारे में हम क्या जान सकते हैं, उनकी लाइफ्स कैसी थी हम कैसे जान सकते हैं। हमने डिफरेंट सोर्सेज देखे। क्या सोर्सेज थे? पहला सोर्स था मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर बुक, जो उस टाइम पे बुक्स लिखी गई, उनको पढ़ के हम पास्ट को जान सकते हैं। दूसरा था इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शन उस टाइम जो स्टोन या वॉल्स पे जो इंस्क्रिप्शन हुए उसके थ्रू भी हम पास्ट को जान सकते हैं। तीसरा क्या था? ऑब्जेक्ट्स, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट किए या फिर फाइंड आउट किए, तो उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी हम स्टडी कर सकते हैं पास्ट के बारे में। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी टर्म्स देखे। नेक्स्ट विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू फॉर द लेक्चर।